हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने जीव विज्ञान के विकास में एक नई क्रांति ला दी। आइए सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस को शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर इसका डिटेल देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, डायबिटीज के पेशेंट्स में इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है। ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियली इंसुलिन का सिंथेसिस किस प्रकार किया जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं, ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल से हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। डीएनए के आइसोलेशन के पश्चात हमें जिस कैरेक्टर की जीन चाहिए, हम उस जगह पर कट करेंगे और ये कट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो सिजर की तरह कार्य करता है। अब हमको डिजायर्ड जीन की फ्रेगमेंट मिल गई है। डिजायर्ड जीन के फ्रेगमेंट को हमें वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराना है, तो अब हम वेक्टर चूज करें। वेक्टर चूज करने के लिए उसमें बहुत सारी क्वालिटीज देखी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी यह होती है कि वो होस्ट के सेल में आसानी से रेप्लिकेशन कर सके। वेक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ हमने प्लाज्मिड लिया है। जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये आसानी से रेप्लिकेशन कर सकता है और ये अधिकतर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब इस प्लाज्मिड में हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाएंगे ताकि हमें दोनों डीएनए पे सेम तरह का कट मिल सके। अब हमें डिजायर्ड जीन के फ्रेगमेंट्स मिल गए हैं, प्लाज्मिड मिल गया है। अब हमें इन दोनों डीएनए को एक साथ ऐड करना है। तो दोनों डीएनए को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज से ट्रीट करने के बाद अब हमें जो प्रोडक्ट मिला है, इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें दो स्पीशीज की डीएनए एक साथ ऐड है। इसमें बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है और साथ ही हमें जो इंसुलिन हार्मोन के लिए जीन फ्रेगमेंट चाहिए था वो भी इसमें ऐड है। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में एंटर कराएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट में ट्रांसफर कराए जाने के बाद में उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन कराया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीमिंग। तो शॉर्ट में हमने यहाँ पे देख लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या स्टेप्स हैं। अब इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए का डेफिनेशन देखते हैं। Recombinant DNA molecules are DNA molecules formed by laboratory methods of genetic recombination to bring together genetic material from multiple sources, creating sequences that would not otherwise be found in the genome. Recombinant DNA में दो या दो से अधिक स्रोतों से डीएनए को संयोजित करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न जीवों के डीएनए को जोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया कट करने और पुनः जोड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। Recombinant DNA is the general name for a piece of DNA that has been created by combining at least two strands. Recombinant DNA is possible because DNA molecules from all organisms share the same chemical structure and differ only in the nucleotide sequence within the identical ओवरऑल स्ट्रक्चर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसीजर इसलिए ही पॉसिबल हो पाती है क्योंकि जो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर वो अप्रोक्सीमेटली सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम, सिर्फ उनके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसी में चेंज होता है। अदरवाइज उनका जो डीएनए मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर है वो सारे एक जैसे होते हैं। Recombinant DNA molecules are sometimes called chimeric DNA because they can be made of material from two different species like mythical chimera. Recombinant DNA को chimeric DNA भी कहा जाता है क्योंकि ये दो अलग-अलग प्रजातियों से मिले हुए जेनेटिक मटेरियल से मिलके बनते हैं। Mythical chimera ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रकार का फायर ब्रीदिंग हाइब्रिड कैरेक्टर है जो एक या एक से अधिक जानवरों के अंगों से
बना है। इसे आमतौर पर एक शेर के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके सिर पर एक बकरी का सिर होता है और पूंछ सांप के सिर की होती है। आइए अब नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हर एक स्टेप को डिटेल में देख ले। फर्स्ट स्टेप, जैसा कि हमने पहले ओवरव्यू में देखा था, हमको क्या करना है, सबसे पहले कौन सा जीन से हमको प्रोडक्ट चाहिए, उस जीन को पहले आइडेंटिफाई करना है और जेनेटिक मटेरियल को निकालना है। सेकंड क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि हमें किस वेक्टर पे उस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कराना है। थर्ड क्या करेंगे, दोनों वेक्टर और डिजायर्ड जीन को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक कॉपी हो और वही डैमेज हो जाए, तो इसलिए बहुत सारी उसकी कॉपीज करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम होस्ट सेल में एंटर कराएंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसके बाद में लास्ट में आता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, जिसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन कराना। अब हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डिजायर्ड जीन। हमको जो जेनेटिक मटेरियल या डिजायर्ड जीन है उसको भी पृथक करना है, एनिमल सेल से या प्लांट सेल से, जिनसे भी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। In a normal cell, the DNA not only exists within the cell membrane but is also present along with other macromolecules such as RNA, polysaccharides, proteins, and lipids. So, how do we break open the cell and obtain DNA that is free from other macromolecules? We can use the following enzymes for specific purposes. देखिए, जो सेल होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन डीएनए के साथ साथ बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स, मैक्रोमोलेक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स भी होते हैं। लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए। इसके लिए हम बहुत सारे एंजाइम्स का यूज करते हैं, जैसे लाइसोजाइम। ये यूज किया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए, सेल्यूलेज प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, काइटिनेज फंगल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, राइबोन्यूक्लियेज आरएनए को हटाने के लिए, प्रोटीएज कुछ प्रोटीन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। Other macromolecules are removable with other enzymes or treatments. Ultimately, the addition of ethanol causes the DNA to precipitate out as a fine thread. This is then spooled out to give purified DNA. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको एंजाइम्स के द्वारा हटा दिया जाता है। देन उसके बाद उसमें इथेनॉल ऐड किया जाता है, ताकि जो डीएनए है वो पतली सी धागे के रूप में हमको मिल जाए। तो सबसे पहले एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं कैसे किया जाता है। सपोज हमको अभी डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे सेल्स लिए गए हैं। इन सारे सेल्स को हमको तोड़ना है, क्योंकि जो डीएनए है वो कहाँ रहते हैं, सेल्स के अंदर में रहते हैं। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए यहाँ पे डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट क्या करता है, सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। देन सेल वॉल के ब्रेक होने के बाद में अब इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे प्रोटीन, आरएनए। तो उन सारे कंटेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे अलग अलग एंजाइम का यूज किया जाता है। जैसे आरएनए जो यूज कर रहे हैं वो आरएनए डिस्ट्रॉय करेगा, प्रोटीन्स है वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। देन इसके बाद में हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के पश्चात में जो भी डेब्रीज जमा होगा उसको रिमूव करने के बाद में ऊपर के जो सुपरनेटेंट है, लिक्विड है, उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद में उसमें इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल डालने से जो डीएनए है लंबे से थ्रेड के रूप में हमको मिल जाएगा। ये जो डीएनए है ये प्यूरिफाइड डीएनए है। देन नेक्स्ट स्टेप, हमको वेक्टर सेलेक्ट करना है। हम उस वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे जिसमें हमको डीएनए फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराना है। तो वेक्टर के सिलेक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे फर्स्ट, should be capable of replicating in host cell. Second, should have convenient restriction enzyme site for inserting DNA of interest. Third, should be small and easy to isolate. फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जो वेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए जो कि होस्ट सेल में खुद से आसानी से रेप्लिकेट कर सके। सेकंड, वेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको आसानी से उसमें इंट्रोड्यूस करा सके या इंसर्ट कर सके। थर्ड, इनका साइज छोटा होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली आइसोलेट कर सके और हैंडल करने में प्रॉब्लम ना। तो वेक्टर के आइसोलेशन के लिए हम क्या करेंगे,
बैक्टीरिया लेंगे टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे, उन बैक्टीरिया सेल वॉल को रिमूव करने के लिए उसमें लाइसोजाइम डालेंगे। जैसे ही लाइसोजाइम डालेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल है वो रिमूव हो जाएगा, जिससे हमको डीएनए है वो आसानी से मिल जाएगा। जो यहाँ पे वेक्टर है वो कई तरह के हो सकते हैं, हमें जितना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कराना है उस हिसाब से हम वेक्टर चूज करते हैं। जैसे प्लाज्मिड डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, इसमें सिर्फ हम 20 kb किलोबेस तक ही इंसर्ट करा सकते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें सिर्फ 10 से 15 kb तक इंसर्ट करा सकते हैं। कॉस्मिड्स, इसमें 45 kb तक डाल सकते हैं। देन ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इसमें लगभग हम 1000 kb ऑफ डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें लगभग हम 300 kb ऑफ डीएनए तक इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम वेक्टर इस टाइप से चूज करते हैं कि हमको कितने साइज का डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराना है। हमें डीएनए मिल गया है, हमने वेक्टर भी चूज कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना। नेक्स्ट स्टेप इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। हमको पूरा डीएनए चाहिए नहीं, पूरे डीएनए में से हमको सिर्फ डिजायर्ड जीन के फ्रेगमेंट लेने हैं। तो उस डिजायर्ड जीन के फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए हमको उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट एज मॉलिक्यूलर सिजर्स. They recognize specific nucleotide sequences and cut DNA at specific locations. These reactions are called restriction enzyme digestion. They involve the incubation of purified DNA with the selected restriction enzyme at the conditions optimal for that specific enzyme. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सिजर की तरह कार्य करते हैं। वे कुछ स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते हैं और विशिष्ट स्थानों पर ही डीएनए को काटते हैं। इन प्रतिक्रियाओं को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस के लिए यह प्यूरिफाइड डीएनए को सेलेक्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में ऑप्टिमल कंडीशंस पे इंक्यूबेट किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स अलग अलग टाइप के कट देते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं ब्लंट कट। अगर एंजाइम समान रूप से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काट देता है, जिसकी वजह से कोई सीक्वेंस ओवरहंग नहीं होता है, इसे हम ब्लंट कट कहते हैं। एग्जाम्पल SMA फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टिकी एंड्स। कई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऑफसेट फैशन में कट करते हैं। कट के सिरों में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का ओवरहैंगिंग पीस होता है। इन्हें स्टिकी एंड्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी डीएनए अणु के साथ में आसानी से जुड़ने में सक्षम होते हैं और इनका जो एंड होता है वो चिपचिपा होता है। एग्जाम्पल EcoRI रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब कट देते हैं तो वो कट स्टिकी एंड होता है। अब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कर लिया है, तो डीएनए को जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कर लेंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं डीएनए के। तो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको अलग करने के लिए यहाँ एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. It reveals the progress of the restriction enzyme digestion. This technique involves running out the DNA on an agarose gel on the application of current. The negatively charged DNA travels to the positive electrode and is separated out based on size. This allows us to separate and cut out the digested DNA fragments. The vector DNA is also progressed using the same procedure. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके डीएनए के टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग किया जाता है। यहाँ जैसे डायग्राम में देख लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक साइड पे सैंपल डीएनए डालने के लिए छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं। इसमें सैंपल को लोड किया जाता है और जेल के माध्यम से उनको खींचने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है। डीएनए के टुकड़े नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए वे नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इस मेथड से जो हमारे डिजायर्ड जीन के फ्रेगमेंट है वो हमको अलग से मिल जाएंगे। सेम प्रोसीजर हम वेक्टर के लिए भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन using PCR. Polymerase chain reaction or PCR is a method of making multiple copies of a DNA sequence using the enzyme DNA polymerase. It helps to amplify a single copy or a few copies of DNA into thousands to millions of copies. PCR reactions are run on thermal cyclers
using the following components. First, template. Second, primers. Third, enzymes. Fourth one is nucleotides. The cut fragments of DNA can be amplified using PCR and then ligated with the cut vector as explained. जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसका काम है बहुत सारी कॉपीज बनाना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक में डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं मतलब बहुत सारी कॉपीज उसकी बना सकते हैं। एक बार पीसीआर में क्या होता है प्रोसेस को शॉर्ट में देख लेते हैं। पीसीआर एक थर्मल रिसाइक्लर है। इसमें हम उस डीएनए सैंपल को लोड करेंगे जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है। उसके लिए प्राइमर रहेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे, देन टैग पॉलीमरेज वगैरह रहेगा। तो इसमें जो प्रोसेस है मेन 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन। तो सपोज हमने जो डीएनए का सैंपल छोटा सा फ्रेगमेंट डाला है वो फ्रेगमेंट क्या होगा, डीनेचर होगा। 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन में क्या होगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अब सेकेंड प्रोसेस होगी एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होगा, लगभग 68 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमने यहाँ पे प्राइमर्स डाले थे, ये प्राइमर उसके 3' एंड पे जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक्सटेंशन। टैग पॉलीमरेज इसमें हम लोगों ने ऐड किया था। वो टैग पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड्स को साथ में जोड़ने लगते हैं और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट में एक न्यू स्ट्रैंड बना लेते हैं। पे हमने एक स्ट्रैंड डाला था लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हो गए हैं, ये 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गए हैं। इसी तरीके से एक स्ट्रैंड से हम मिलियंस कॉपीज बना सकते। अब हमारे पास हमारे डिजायर्ड जीन की फ्रेगमेंट है और वेक्टर भी ओपन कट के साथ में मिल गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप इज ligation of DNA molecule. The purified DNA and the vector of interest are cut with the same restriction enzymes. This gives us the cut fragment of DNA and the cut vector that is now open. The process of joining these two pieces together using the enzyme DNA ligase is ligation. The resulting DNA is recombinant DNA. Plasmid और प्यूरिफाइड डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में हमको हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट मिल जाएगा और जो प्लाज्मिड है वो भी ओपन कट में होगा। अब हमें प्लाज्मिड को और जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको एक साथ ज्वाइन करना है। दोनों पीसेस को एक साथ ज्वाइन करने के लिए यहाँ हम एक एंजाइम की मदद लेंगे जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। इस प्रोसेस को हम कहेंगे लाइगेशन और दोनों डीएनए के पीसेस एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हम उस प्रोडक्ट को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Then next step is insertion of recombinant DNA into host. इस step में क्या करेंगे? The recombinant DNA is introduced into the recipient host cell. This process is transformation. Bacterial cells do not accept foreign DNA easily, therefore they are treated to make them competent to accept new DNA. अब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो होस्ट सेल में जब इंट्रोड्यूस कराने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी सेल फॉरेन डीएनए को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए सेल्स को थोड़ा सा शॉक दिया जाता है ताकि वो फॉरेन डीएनए को आसानी से एक्सेप्ट कर सके। Then next and last step is downstreaming. Downstream processing refers to the recovery and the purification of biosynthetic products, particularly pharmaceuticals from natural sources such as animals or plant tissues or fermentation broth, including the recycling of salvageable components and the proper treatment and disposal of waste. It is an essential step in the manufacture of pharmaceuticals such as antibiotics, hormones, antibodies, and vaccines, etc. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मीन्स प्रोडक्ट ऑब्टेन करना। जो डाउनस्ट्रीमिंग की प्रोसेस है ये एसेंशियल स्टेप है, स्पेशली जब एंटीबायोटिक्स, हार्मोन या वैक्सीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दीज आर रेफरेंसेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।